नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम 2025 के बोर्ड क्लास के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक को कवर कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 में है दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos थीटा किसके रिस्पेक्ट में करना है हमें? x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे है dx। तो अगर x के रिस्पेक्ट में हमें करना है तो यहाँ पे थीटा हम कांस्टेंट की तरह लेंगे यहाँ पे। तो चलिए इसमें देखिए cos 2x है और cos 2 थीटा है। तो cos 2x और cos 2 थीटा की वो आइडेंटिटी लगानी है दोस्तों जिससे हमारा cos 2x में 1 आता है तो 1 और 1 दोनों क्या हो जाए? गायब हो जाए। तो देखिए कैसे करना है इसको। देखिए आपके सामने है यहाँ पे cos 2x। तो cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2 थीटा होता है दोस्तों 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जो दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे अपने। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? cos 2x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए पहले से माइनस का साइन है तो ये बाहर से माइनस का साइन आने से यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +1 और होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पे cos x माइनस cos थीटा, यहाँ आएगा dx। अब देखिए -1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो कितना बचेगा यहाँ पे? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाई हो जाएगा दोस्तों cos x माइनस cos थीटा dx। अब देखिए न्यूमरेटर में है cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और साथ ही साथ ये जो 2 कांस्टेंट है इसको हम बाहर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दिया है cos x माइनस cos थीटा इंटू cos x प्लस cos थीटा और डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos थीटा। तो हमारा cos x माइनस cos थीटा से cos x माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos थीटा dx। अब हम क्या करेंगे? इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए मैंने लिख लिया इसको। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, साथ ही साथ cos थीटा बाहर आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे x हो जाएगा cos थीटा और यहाँ हो जाएगा dx। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा sin x और प्लस dx हो जाएगा x तो हो जाएगा x cos थीटा प्लस कांस्टेंट। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। अब देखते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन 2 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस थीटा प्लस सी। तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें देख लीजिए आप भी ध्यान से। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। दोस्तों हमने यहाँ पे आंसर को नोट कर लिया है। तो कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। आप ध्यान से देखिए, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में।
ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है और कहाँ से कहाँ हमें करना है, 0 to 1 2x बाई 5x² प्लस 1 dx इज इक्वल टू, और इसके 4 ऑप्शंस हैं दोस्तों। देखिए ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में x² है और न्यूमरेटर में 2x है। x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो हम क्या करेंगे 5x² प्लस 1 को t मान के करेंगे दोस्तों। तो चलिए करते हैं इसे। तो इसमें मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है। चलिए 5x² प्लस 1 को t ले लेते हैं। तो लिखेंगे हम लेट 5x² प्लस 1 इक्वल्स टू t। अब दोनों ही साइड्स को हमें क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। तो चलिए करते हैं dx ऑफ 5x² प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा dx ऑफ t। अब 5x² यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाएगा दोस्तों 10x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे dx ऑफ t, और यहाँ दोस्तों dx कितना हो जाएगा 1/10x dt। तो पहले हम इंटीग्रेशन निकाल लें, लिमिट हम बाद में रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2x बाई 5x² प्लस 1 dx। तो इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 5x² प्लस 1 को हमने कितना मान रखा है, t मान रखा है, और dx हो जाएगा दोस्तों 1/10x इंटू dt। तो x गायब हो जाएगा और 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। कितना हो जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, ये हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों कितना होगा 1/5 log mod t प्लस कांस्टेंट। वैसे जब हम लिमिट रखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल में तो कांस्टेंट की ज़रूरत वहाँ नहीं होती। ये हो जाएगा 1/5 log mod 5x² प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, ये हो गया। तो चलिए दोस्तों इसमें करते हैं इसके आगे। तो अब हमारा हो जाएगा लिमिट के साथ होगा यहाँ पे i इक्वल्स टू 0 to 1 2x बाई 5x² प्लस 1 dx। ये हो जाएगा दोस्तों 1/5 बाहर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा log mod 5x² प्लस 1, ये हो जाएगा 0 to 1, ये हो जाएगा। अब हम एक बार क्या करेंगे 1 रख देंगे और एक बार माइनस करके 0 रखेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1/5, यहाँ हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा यहाँ पे log 5 1 का स्क्वायर इंटू 5 5 प्लस 1 6 माइनस log 1। दोस्तों log 1 तो 0 होता है, आपको पता है। तो i प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे 1/5 log 6। तो दोस्तों ये आ गया हमारा आंसर। देखते हैं कौन सा इसमें पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं दोस्तों। इसमें ए ऑप्शन है 1/5 log 6, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए आप। ये है 1/5 log 5, 1/2 log 6 और 1/2 log 5। तो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही है 1/5 log 6। तो लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे आंसर। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, द स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू -x³ प्लस 3x² प्लस 18x माइनस 20 इज मैक्सिमम एट। ये दोस्तों एक कर्व दिया है और इसके स्लोप की बात की जा रही है। स्लोप का मतलब हो गया ddx ऑफ y, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो स्लोप भी रिप्रेजेंट करता है। तो कह रहा है कि वो स्लोप
किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। ये जो ऑप्शंस आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे, इसमें एक x की वैल्यू है और एक y की वैल्यू। तो हम चाहे x की वैल्यू निकाल के y की वैल्यू निकालेंगे, चाहे y की वैल्यू निकाल के x की वैल्यू। तो चलिए पहले हम स्लोप निकालते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन को पहले से नोट कर लिया है। अब चलिए देखते हैं। देखिए ये कर्व है, पहले तो हम स्लोप निकालेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले x के रिस्पेक्ट में। तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, -3x स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें 6x, और ये हो जाएगा दोस्तों 8x का 8 हो जाएगा, -20 का तो 0 हो गया। कहानी ख़त्म है इसकी। तो m क्या हो गया यहाँ पे, -3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब हमको x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये m क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो पहले हम एक बार डिफ्रेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ m हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2x तो -6x, और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो दोस्तों, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, 0। तो कितना हो जाएगा, -6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो -6 इक्वल्स टू -6, तो -6 से -6 कटेगा तो x की वैल्यू आ गई 1। अब हम मैक्सिमा या मिनिमा के लिए अब हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, d²m/dx²। तो ये जब हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा यहाँ पे -6 जो कि आ गया <0। इसका मतलब बाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट m का मतलब हो गया दोस्तों स्लोप। स्लोप इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल्स टू 1। इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 है तो स्लोप हमारा क्या है, मैक्सिमम। तो x की वैल्यू तो आ गई, तो चलिए y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। y कितना है, -x³ प्लस 3x² प्लस 8x -20। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे रखेंगे -1 का क्यूब प्लस 3 × 1² प्लस 8 × 1 -20। ये हो जाएगा दोस्तों 1 का क्यूब 1 होगा तो -1, 1 का स्क्वायर 1, 1 × 3 3 प्लस 8 -20। अब हो जाएगा 3 -1 हो जाएगा 2, 8 -20 माइनस का 12। तो दोस्तों ये हो जाएगा -10। इसका मतलब x की वैल्यू आ गया 1 और y की वैल्यू आ गया -10। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा 1, -10। तो देखते हैं कौन सा सही है दोस्तों इसमें। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट है 1, -10, तो यही हमारा आंसर होगा। बाकी देखिए 1, 10 है, फिर सी 10, 1 है, -10, 1। तो हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा ए पार्ट हो जाएगा। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया है दोस्तों ए 1, -10। तो हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए उसको भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है इसमें, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी डी वाई ऑफ एक्स, या हम डी एक्स बाई डी वाई भी कह सकते हैं दोस्तों, इक्वल्स टू -1 + sin x बाई x + y cos x इज, इसमें से हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है।
तो एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे देखिए जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। तो अच्छा ये रहेगा हमारे लिए कि हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएं, मतलब डी वाई को न्यूमरेटर में ले जाएं, डी एक्स को डिनोमिनेटर में, और एक्स प्लस वाई कॉस एक्स को न्यूमरेटर में, और माइनस या माइनस बाहर रहेगा 1 प्लस साइन एक्स को डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से फिर y ऊपर जाएगा तो यहाँ y का कोफिशिएंट ले लेंगे, फिर उसी की मदद से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालेंगे। तो चलिए हम करते हैं इसे। दोस्तों यहाँ मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। चलिए पहले इसका इन्वर्स ले लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डी एक्स ऑफ वाई, और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखिए हम 1 प्लस साइन एक्स से अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, पहले हम कॉस एक्स में डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन एक्स इंटू वाई। अब थोड़ा सा इसको इस साइड को यहाँ पे ले आते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया दोस्तों, देखिए मैंने साइड भी चेंज कर लिया है। अब देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, ये हो गया डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए केवल हमको p की ज़रूरत है, तो हम p की वैल्यू रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे वेयर p इक्वल्स टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। तो अब देखिए कितना होगा यहाँ पे, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा e टू द पावर। दोस्तों बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि एक एक नंबर के क्वेश्चन में भी कितना हमको लिखना पड़ रहा है, तो बहुत मेहनत करना है आपको। तो e टू द पावर हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स dx। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो 1 प्लस साइन एक्स पूरे को t मान लेंगे। तो लेट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू t। तो दोनों ही साइड्स को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू डी एक्स ऑफ t, ये हो जाएगा। अब 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स ऑफ t, या डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, डी एक्स हो जाएगा 1 बाई कॉस एक्स, 1 बाई कॉस एक्स डी टी। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे e टू द पावर, ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टी इंटू 1 बाई कॉस एक्स डी टी। तो कॉस एक्स से कॉस एक्स गायब, और यहाँ पे 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 बाई टी का हो जाएगा लॉग मॉड टी। इसमें दोस्तों हम कांस्टेंट को ऐड नहीं करते, तो e टू द पावर हो जाएगा लॉग मॉड 1 प्लस साइन एक्स। अब दोस्तों यहाँ देखिए लॉग का बेस नहीं दिया है तो e माना जाता है, तो जब ये दोनों बेस सेम हो जाते हैं तो सीधे यही आंसर हो जाता है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स। ये एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर a टू द पावर लॉग एफ एक्स और बेस a है, दोनों ही बेस सेम है, तो ये हो जाता है एफ एक्स। तो दोस्तों ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस साइन एक्स। चलिए देखते हैं कौन सा इसमें सही है, 14 का कौन सा पार्ट। ये 14 का दोस्तों यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, बी वाला पार्ट सही है, बी 1 प्लस साइन एक्स। तो लिख लेते हैं इसको भी। तो दोस्तों यहाँ मैंने नोट कर लिया आंसर बी क्या है, 1 प्लस साइन एक्स।
तो कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है दोस्तों कि फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, हमारा एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, उसी का क्वेश्चन है। फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP, द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 3x + 2y। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वही फंक्शन होता है जिसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। इज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स क्या है इसमें, x + 2y <= 10, 3x + y <= 15, x, y <= 0। तो इसमें ऑब्जेक्टिव दिया है, साथ ही साथ इसमें कॉन्स्टेंट्स दिया है, और इसमें सबसे अच्छा है कि ग्राफ भी दिया है। बस ये क्लियर नहीं है कि कौन किसका ग्राफ है। देखिए आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे ये चीज़, बल्कि दे भी दिया है। देखिए ये 3x + y = 15 का ग्राफ है, 3x + y = 15 दूसरे का है, और x + 2y ये पहले का। तो इसमें हमसे ये पूछा है कि द करेक्ट फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन का मतलब दोस्तों होता है सॉल्यूशन रीजन, या वो रीजन जो सारे कांस्टेंट्स को होल्ड करे, बाउंडेड हो, और सारे कांस्टेंट को ये होल्ड करे, जहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है हमें। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 को। दोस्तों मैंने यहाँ पूरे प्रॉब्लम को नोट कर लिया, एक बार ग्राफ भी बना लिया है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे कितना है, z = 3x + 2y, और ये सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स है, ये तो दिया ही है क्वेश्चन में, x + 2y <= 10, 3x + y <= 15, x <= 0 और y <= 0। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, हम जो हमारा नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस होता है, x <= 0 और y <= 0, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो x <= 0 में दोस्तों इस तरफ एरो लगेगा। x क्या है, यहाँ से इस तरफ से इधर सब पॉजिटिव है, y एक्सिस पे 0 होगा और राइट में पॉजिटिव होगा, तो एरो हमारा इस साइड में लगेगा। इस तरह से हम एरो बना लेंगे, देखिए इस तरह से। इसी तरह से हमारा y <= 0, ये y क्या है, x एक्सिस पे 0 और ऊपर साइड में पॉजिटिव, तो इस तरह से बन जाएगा हमारा एरो, ये बन गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा ये जो 1 और 2 इनइक्वालिटीज हैं इनमें। तो पहले का ग्राफ दोस्तों ये है, देखिए ये जो बना है इसमें, ये पहले वाले का ग्राफ है पहले। लेकिन अब हमें ये डिसाइड करना है कि इसका अपर हाफ प्लेन फिजिबल रीजन में होगा कि लोअर हाफ प्लेन होगा। तो जैसे मान लीजिए ये लाइन है यहाँ पे x + 2y = 10, इसके किसी एक हाफ प्लेन में कोई पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 0 0, तो 0 0 रखकर यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड होगी। जैसे मान लीजिए 0 और 0 है, तो x की जगह 0 रख देंगे, +2 × 0 <= 10, ये सॉल्व करेंगे तो 0 <= 10। तो 0 0 पॉइंट इस इनइक्वालिटी को होल्ड करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि 0 0 ये जो लाइन है इसके लोअर हाफ प्लेन में है, तो इसका जो फिजिबल रीजन होगा वो लोअर हाफ प्लेन में होगा, इस तरह। तो एरो हम क्या करेंगे, नीचे साइड में लगा देंगे। अब हम डिसाइड करेंगे दोस्तों कि जो दूसरी लाइन है यहाँ पे 3x + y <= 15, इसमें अपर हाफ प्लेन लिया जाएगा या लोअर हाफ प्लेन। तो यहाँ भी दोस्तों सबसे अच्छा है कि 0 0 ले लिया जाए, क्योंकि एकदम क्लियरली इसके लोअर हाफ प्लेन में दिख रहा है। आप अपर हाफ प्लेन में भी ले सकते हो, बस उस लाइन पे ना हो। तो चलिए 0 और 0 रख के यहाँ पे भी हम चेक करते हैं। तो 3 × 0 + 0 <= 15, दोस्तों हो जाएगा 0 <= 15। सही है, ये भी सही आ रहा है। तो इसका भी दोस्तों एरो इस 0 0 साइड में लगेगा, मतलब लोअर हाफ प्लेन होगा।
अब आप देख रहे हैं दोस्तों, इस लाइन पे यहाँ पे एरो है, यहाँ पे ऊपर की तरफ है एरो, यहाँ है, तो हमारा जो फिजिबल रीजन हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ए ओ, और यहाँ पे भी शायद ये ई पॉइंट लिया गया है, यहाँ पे बुक में या क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे ई पॉइंट है, तो ए ओ ई सी यही हमारा फिजिबल रीजन होगा। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों हम ये फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए ओ ई सी, ये सी पॉइंट है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कौन सा पार्ट सही है इसमें हमारे आंसर में। ये जूम करने पे देखिए यहाँ पे बी वाला जो पॉइंट है यहाँ दिखा रहा है ए ओ ई सी, तो ही दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ए ओ ई सी। तो इसको भी नोट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे नोट कर लिया है और हमारा इसी के साथ कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, हम क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखिए क्या कहता है। द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ब्रैकेट में 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का स्क्वायर और पूरे का होल क्यूब इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों इसका जो ऑर्डर होगा और इसकी जो डिग्री होगी उसका हमें सम निकालना है। तो एक बात याद रखना दोस्तों कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, जहां सबसे अधिक y को डिफरेंशिएट किया गया है दोस्तों। जैसे यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, 2 बार, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी की जो डिग्री होगी वही पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है। तो चलिए करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लिया है। तो ये 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है दोस्तों, सबसे हाईएस्ट है, तो ऑर्डर इसका हो जाएगा ऑर्डर इक्वल्स टू 2। और इसकी जो डिग्री होगी, जैसे डिग्री यहाँ पे 1 है, तो यही पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। बस ध्यान रखना है कि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा हो, तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में ही है दोस्तों, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पे। तो डिग्री है 1, तो इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 2 + 1 = 3। तो दोस्तों देखते हैं कौन सा इसमें पार्ट सही है। तो आप देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 16 का ये सी पार्ट दोस्तों यहाँ पे ठीक है। कितना है यहाँ पे 3, तो इसको भी मैं नोट कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है आंसर सी कितना आया है 3। तो ये कंप्लीट हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें, द रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ mod of vector A and mod of vector B if given vector A minus vector B dot vector A plus vector B equals to 512। दोस्तों हमें वेक्टर ए का मॉड और वेक्टर बी का मॉड या लेंथ निकालना है। उसके लिए हमें क्या दिया है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट है 512। और साथ ही साथ दोस्तों दिया है मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 3 इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो दोस्तों चलिए करते हैं इसको, कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने नोट कर लिया है 17, मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालना है, मॉड ऑफ बी वेक्टर निकालना है। ए वेक्टर का मॉड है दोस्तों 3 इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, साथ ही साथ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू 512। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसमें इसको। तो इसमें देखिए दोस्तों पहले हम ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए डॉट ए के साथ, तो दिस इम्प्लाइज वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। फिर नेक्स्ट है इसमें प्लस ए डॉट बी, ये हो जाएगा ए डॉट बी।
फिर माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, तो माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 512। अब दोस्तों ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों ही सेम होते हैं, तो माइनस साइन के साथ हैं, एक प्लस एक माइनस तो कट जाएंगे। इसके बाद ए डॉट ए होता है मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस बी डॉट बी हो जाएगा मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 512। अब ए वेक्टर का मॉड है 3 इंटू मॉड बी, ये मॉड बी यहाँ हो जाएगा स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 512। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर 9 ऑफ मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 512। अब ये दोस्तों हो जाएगा 9 माइनस 1 हो जाएगा 8 इंटू मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 512। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा 512 डिवाइडेड बाई 8। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 8 6 जा 48, 51 में से 48 जाएगा 3 32, 8 4 जा 32। अब ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 8। हम इसको नेगेटिव नहीं लेंगे दोस्तों, ये लेंथ है वेक्टर का, तो इसको पॉजिटिव ही लेते हैं। अब मॉड ऑफ वेक्टर बी 8 आ गया, तो देखेंगे इसमें मॉड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, और ये हो जाएगा 3 इंटू 8 इक्वल्स टू 24। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए आ गया 24 और मॉड ऑफ वेक्टर बी आ गया 8। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 17 आपके सामने है दोस्तों। इसमें 24 और 8 आया है दोस्तों, तो सी वाला आंसर आपका सही है। बाकी यहाँ पे 48 और 16 आ रहा है, यहाँ 3 and 1 आ रहा है, यहाँ 6 and 2 आ रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। इसको भी लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 17। तो अब आते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। आज हम यही 18 तक ही करेंगे, इसके बाद बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। तो देखिए 18 क्या कहता है कि लेट वेक्टर ए बी अ पोजीशन वेक्टर हुज टिप इज द पॉइंट 2, -3। दोस्तों जब भी पोजीशन वेक्टर की बात होगी तो इसका जो इनिशियल पॉइंट होता है वो ओरिजिन होता है हमारा 0, 0। यहाँ एक्स और वाई 2D की बात की जा रही है, तो हमारा जो इनिशियल पॉइंट होगा 0, 0, और जो टर्मिनल पॉइंट है ये हो जाएगा 2, -3। फिर कोई दूसरा वेक्टर दिया है ए बी वेक्टर जो ए वेक्टर के इक्वल है, वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर -4, 5। ए का कोऑर्डिनेट्स -4, 5 है। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, हमें बी का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो चलिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसको हम पूरा ग्राफ से या पूरा फिगर बना के आपको समझाते हैं, फिर सॉल्व करेंगे इसे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए बना लिया है। ए वेक्टर है, इसका टिप है 2, -3, और इनिशियल पॉइंट ये जो पोजीशन वेक्टर है 2, -3 का ए वेक्टर, तो इनिशियल पॉइंट हो जाएगा 0, 0। तो आप यहाँ पे ए वेक्टर को लिख सकते हैं, यहाँ पे ए वेक्टर हो जाएगा 2i -3j। अब देखिए इसमें गिवन क्या है कि ए बी वेक्टर कितना है, ए बी वेक्टर है दोस्तों यहाँ पे ए वेक्टर के इक्वल है। तो ए बी वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल्स टू ए वेक्टर।
अब जैसे ओरिजिन यहाँ पे हमने लिया है दोस्तों, तो अगर हम ओ से ए को ज्वाइन कर दें यहाँ पे और ये ओ से बी को ज्वाइन कर दें तो ओ ए कितना हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे -4i+5j। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ बी वेक्टर इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। ओ ए वेक्टर हो जाएगा -4i+5j +2i-3j। अब दोस्तों हो जाएगा -4i+2i हो जाएगा -2i और 5j -3j 2j। तो दोस्तों ये हो गया ओ बी वेक्टर। इसका मतलब जो बी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा यहाँ पे होगा -2, ये x देगा और ये हो जाएगा 2। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों -2, 2। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये दोस्तों यहाँ पे हमने निकाला, कितना निकाला, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 2। तो दोस्तों हमारा देखिए 18 है, ये क्वेश्चन नंबर 18, इसका सी ऑप्शन सही है, -2, 2। तो नोट कर लेते हैं दोस्तों, इसको आंसर भी लिख लेते हैं। तो यहाँ मैंने दोस्तों आंसर भी लिख लिया है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।